हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 9 जो कि है वित्तीय प्रबंध। अब आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैप्टर इन अ ग्लैंस जो है वो फर्स्ट पेज पे होता है। तो हम जरा इसको ले लेते हैं और ये एक्चुअली 2 पेज का है इसका चैप्टर इन अ ग्लैंस। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा, तो ये लीजिए, ये है आपका पहला पेज जिसका आप स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। एंड ये है आपका दूसरा पेज जिसका स्क्रीनशॉट अब आप ले सकते हैं। थोड़ा जूम करके रोटेट कर लेना आप लोग, ठीक है। और ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और शुरुआत करते हैं हम लोग परिचय यानी इंट्रोडक्शन से, ठीक है। कि भैया मीनिंग क्या है इसकी। परिचय, इंट्रोडक्शन। व्यावसायिक गतिविधि को संचालित करने हेतु जिस धन की आवश्यकता होती है उसे व्यावसायिक वित्त कहते हैं। यानी बिजनेस फाइनेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द मनी वी नीड टू ऑपरेट बिजनेस एक्टिविटीज। यानी बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। वित्त की आवश्यकता किस लिए होती है, अब जरूरत क्यों होती है इसकी, यानी फाइनेंस, व्हाई डू वी नीड फाइनेंस। व्यवसाय के स्थापन के लिए, तो ऑफ कोर्स टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। संचालन के लिए, ऑपरेट अ बिजनेस। आधुनिकीकरण के लिए यानी मॉडर्नाइजेशन, विस्तार यानी एक्सपेंशन, और विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन। यानी अगर आपके बिजनेस को स्टेबल करना है, आपको उसे ऑपरेट करवाना है, आपको उसका एक्सपेंशन करवाना है, आपको उसको मॉडर्नाइज करवाना है, या आपको उसको डाइवर्सिफाई करवाना है, सब चीजों के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, यानी बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। तो अब पढ़ते हैं वित्तीय प्रबंध के बारे में कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। तो वित्तीय प्रबंध को व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले कोषों को नियोजन करने, प्राप्त करने, नियंत्रण करने एवं प्रशासन करने से संबंधित गतिविधियों से कहा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द एक्टिविटीज रिलेटेड टू, क्योंकि संबंधित है ना, रिलेटेड टू अरेंज यानी प्लान करना, प्लान द रिजर्व और प्लान द फंड। गेटिंग द, ऑब्टेनिंग द फंड, प्राप्त करने को ऑब्टेन भी कहते हैं, गेन भी कहते हैं, गेट भी कहते हैं। तो गेटिंग द फंड, कंट्रोलिंग द फंड एंड मैनेजिंग द फंड, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए आपको जो भी फंड चाहिए उसकी प्लानिंग करना, उसे ऑब्टेन करना, उसे कंट्रोल करना और उसे मैनेज करना, ये सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारा आपका बिजनेस फाइनेंस यानी फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आता है। इसका उद्देश्य आवश्यकता के समय पर्याप्त कोषों को उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाना भी होता है। यानी इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इस बात की गारंटी भी देता है कि भैया जब हमें नीड होगी तो इनफ रिजर्व या इनफ फंड हमारे पास अवेलेबल होगा, यानी जितना फंड हमें चाहिए उतना हमारे पास अवेलेबल हो। तथा अनावश्यक वित्त से बचाकर रखना होता है, और जो हमारे अननेसेसरी फाइनेंस है उससे भी हमें बचा करके रखें कि हम ऐसी जगह पैसा ना लगाएं जहां वेस्टेज है। तो यानी कि ये धन की लागत को भी कम करता है, यानी कि इट रिड्यूस कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके दो उद्देश्य, पहला प्राथमिक और दूसरा सेकेंडरी है। तो पहले प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। देखो हर एक चीज का होता है ना, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो धन संपदा को अधिकतम करना है, यानी कि इंक्रीज इन असेट्स, मनी, प्रॉपर्टी, यानी आपकी ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है, जो भी आपका अमाउंट लगी हुई है, उन इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, उन सब को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अंशधारियों की धन संपदा को अधिक करना है, यानी कि बेसिकली अंशधारी होते हैं शेयर होल्डर्स। तो जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भैया जितने भी आपके शेयर होल्डर्स है यानी अंशधारी है, उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी उनकी कॉस्ट है, जो भी उन्होंने मनी इनपुट में डाली है उसको हम मैक्सिमाइज कर सके। तो हम ये कह सकते हैं टू मैक्सिमाइज द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स और टू होल्डिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। जिसके लिए अनुकूलतम पूंजी संरचना तथा कुछ तथा कोषों का उचित प्रयोग आवश्यक है। और कोई भी चीज ऐसे नहीं हो सकती, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक एफिशिएंट कैपिटल स्ट्रक्चर हो, पूंजी संरचना यानी कैपिटल स्ट्रक्चर। और हमारे जितने भी फंड्स हैं हम उसका फंड रिजर्व उन सब का क्या करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं ये। यदि एबीसी लिमिटेड के पास 100 अंश यानी 100 शेयर है और पर शेयर की जो कॉस्ट है वो 100 पर शेयर है। देखो आप लोग कंपनी अकाउंट में पढ़ चुके हो, कंपनी अकाउंटिंग में पढ़ चुके हो ये सारी चीजें। तो हमारी कंपनी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 शेयर पर शेयर 100 रुपीज यानी 10,000 रुपए। अब अगर इन शेयर्स की कॉस्ट 130 पर शेयर हो जाए तो हमारी कॉस्ट, हमारी जो टोटल ऑल ओवरऑल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 13,000 रुपए। लेकिन अगर वही 90 हो जाए तो यानी कि मुझे 1000 का नुकसान हो जाएगा, जबकि पहले केस में ये 3000 बढ़ रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि भैया
बाजार मूल्य क्या चल रहा है, यानी मार्केट प्राइस क्या है हमारे शेयर्स का, और हम जो निर्णय ले रहे हैं, ठीक है, हम जो भी अपना डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से हमें नुकसान भी हो सकता है। अन्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो पहला तो यह है लिक्विडिटी बनाए रखना, यानी तरलता बनाए रखना, ये हमारे सेकेंडरी उद्देश्य, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है। कोषों की उचित एवं नियमित आपूर्ति को उचित लागत पर बनाए रखना है, यानी कि हमारे जितने भी कोष होंगे, जितने भी फंड होंगे, उसको हम लोगों को रेगुलर हमें बना के रखना, कि भैया रेगुलर सप्लाई जो है ये कर सके उचित कॉस्ट, यानी कि एक अच्छी कॉस्ट पे, ठीक है। देन दूसरा है कोषों का उचित उपयोग, ताकि अपने अपव्यय से बचा जा सके, यानी कि आपका जो अननेसेसरी कॉस्ट आ रही है उससे बचने के लिए आप क्या करो, अपने सारे फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। और थर्ड है आपका जोखिम को न्यूनतम करना, यानी कि मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। कोषों को व्यवसाय में इस प्रकार लगाना चाहिए जिससे निवेश का जोखिम की संभावना यथासंभव कम से कम होनी चाहिए, यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन एवर वी पुट मनी इन आवर बिजनेस, देन आवर रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम, ठीक है। पॉसिबल जितना कर सको उतना मिनिमम होगा। तो अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में। अब हमने यहाँ पर किया ना कि यहाँ पर ये 3 वित्तीय निर्णय होते हैं, 3 होते हैं ये। तो ये 3 वित्तीय निर्णय कौन-कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि यहाँ पर है। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। ये अभी के लिए हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि भैया इस व्यवसाय का फाइनेंस यानी बिज़नेस फाइनेंस होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।